चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +91 98292 43207। दोस्तों, उदयपुर लोकसभा को एक बहुत ही जाना पहचाना नाम मिल चुका है। जो आगे लोकसभा के प्रत्याशी हैं मन्नालाल जी रावत, जो डीटीओ रहे हैं, आरटीओ रहे हैं और कमिश्नर भी रहे हैं। तो रावत साहब, आप बताइए, आप आगे उदयपुर लोकसभा से लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे की आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप आगे चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में बताएं। आप सभी को राम राम। लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के हर क्षेत्र में काम हो रहा है और पूरी जहाँ जहाँ भी अच्छा कुछ होना है, जहाँ भी विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होना है, उस सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति से, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत होना और इसके लिए उम्मीदवार बनाया जाना, मुझे लगता है काफ़ी बड़ी बात है हम हमारे लिए। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के नेतृत्व ने जिस प्रकार से विश्वास जताया है, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी बात है। तो जहाँ जहाँ भी जिस किसी क्षेत्र में, जैसे घोषणा पत्र के विषय हुए या कोई सामयिक विषय हुए या नीतिगत विषय, जहाँ योजना लागू करना है मेवाड़ के लिए, मेवाड़ के क्षेत्र के लिए, तो उसको मिलकर चर्चा करके और पूरा अध्ययन करने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं डेली आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पार्षद है संतोष जी, या अमृत जी मेरा जिला के जो पदाधिकारी हैं, या कोई पार्षद, सारे आपसे मिलने आ रहे हैं, सारे आपको बधाई दे रहे हैं। तो आप पहले से ही राजनीति से जुड़े हुए थे क्या? मुझे लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो एक व्यापक संपर्क होता है, पहचान होती है। और सामाजिक जीवन में ये ज़रूरी भी होता है कि हम हर वर्ग से, हर क्षेत्र में काम करने वाले, और विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी सज्जन शक्ति है, सज्जन लोग हैं, उन सभी के संपर्क में रहते हैं। परिचय पुराना है और जब काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक संवाद बना है। तो उस संवाद का परिणाम है कि आज वापस जब इस नई भूमिका के रूप में जब मिल रहे हैं, तो एकदम सहजता के साथ, अपनत्व के साथ और एक पुराने परिचय के साथ मिल रहे हैं। नहीं, राजस्थान से आपको, जैसे उदयपुर से आपको अभी टिकट मिला लोकसभा का, तो आप बताते हैं गुलाब चंद जी कटारिया जो असम के महामहिम राज्यपाल बन चुके हैं, उनके भी आप नज़दीक रहे हैं, या बताते हैं जैसे पेपरबाजी हो रही है कि आप उनसे भी कहीं न कहीं संपर्क में रहे हैं और उनके थ्रू टिकट मिला है, तो वैसे बहुत बड़ी बात है। गुलाब जी सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आपका कहीं न कहीं उनसे रसूखात रहा है। देखिए, मेवाड़ में जो चिर परिचित चेहरे हैं, अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार रही है, और जब शासकीय सेवा में होते हैं तो सभी के साथ संवाद, सभी के साथ संपर्क, और निश्चित रूप से जो क्षेत्र में, समाज में वरिष्ठ है, उनको सबको आदर के साथ प्रस्तुत होना, आदर के साथ पेश आना, उनके साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक होता है। तो इस तरह का संवाद रहा है। और जब संवाद में कोई बात, किसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो एक सहज परिचय के रूप में, और कई बार ये भी होता है कि प्रगाढ़ता के रूप में आती है। तो कई राजनेता जिनके साथ संपर्क रहा, उनका स्नेह प्राप्त हुआ, और स्नेह के साथ साथ में कुछ काम जो महत्वपूर्ण विषय हैं क्षेत्र में चलने चाहिए, उन पर संवाद हुआ। वो उनका समाधान और स्थायी कैसे हो जाता है, विशेष तौर पर जनजाति समाज के जो विषय हैं उनको कैसे लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं, चाहे आरक्षण के विषय हो, चाहे संवैधानिक व्याख्या के विषय हो, चाहे किसी स्कीम को और अच्छे तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आगे लाने की बात हो। ऐसे काफ़ी विषय थे जिनसे बड़ा संवाद रहा है। तो काफ़ी वरिष्ठ जो राजनेतागण हैं उनके साथ संवाद रहा है। उनका एक निश्चित रूप से हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनके रूप में उनका आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से मिलता रहा है। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, आप गवर्नमेंट के जो सर्विसेज थे, बड़े बड़े पदों को आपने सुशोभित किया। आज आम जनता भी सबका आपने भला किया और आम जनता आपसे मिलने आ रही है, तो आप आम जनता को आगे क्या देने की रखते हैं? जैसे आप जो ही लोकसभा में जीतेंगे, कहीं न कहीं मोदी साहब से, ग्रुप से आप कहेंगे जुड़ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उदयपुर का भला किस प्रकार करने की आपने कोई रणनीति बताई, उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंच प्रण को लेकर, विकसित भारत 2047 को लेकर जो काम चल रहे हैं,
वो अपने आप में एक हमारी जो कल्पना है उससे भी परे के विषय हैं। लेकिन जैसे जैसे इन विषयों पर, मेवाड़ से संबंधित विषयों पर जानकारी में आएंगे, उनका और अध्ययन करेंगे, निकटता के साथ समझेंगे, और जहाँ जहाँ भी आवश्यक हुआ कि ये विषय इस तरीके से मेवाड़ की तरफ आ सकता है तो उनको लाएंगे। पूरे क्षेत्र की विशेष तौर पर यहाँ जो जिस तरह की चिरप्रति समस्याएं हैं उनका समाधान की तरफ यदि बात बढ़ती है, और कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो जिस तरीके से चल रहे हैं उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर रहेंगे। दूसरा कि जो राष्ट्रीय संगठन है, राज्य स्तर का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा धरातल से लेकर कडर बेस पूरा संगठन है। जब संगठन के किसी पद पर पहुंचते हैं, एक उम्मीदवार के रूप में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सभी के साथ संवाद स्थापित होता है। मुझे लगता है ये जो सहजता है इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। याद करता हूँ जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मनालाल राव साहब ARTO थे, DTO थे, फिर RTO बन गए। सभी का आपने वास्तव में काम किया, समय समय सबका काम करते रहे हैं। उदयपुर की जनता को आशा और विश्वास है उनका आप भला करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आगे बच्चों के शिक्षा हर मामले के अंदर आप उनका सहयोग करेंगे। महोदय, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम जिस किसी भूमिका में हैं उस भूमिका को अच्छे से निर्वहन करें। ये हम सभी का एक सामान्य नागरिक कर्तव्य लगता है। लेकिन जब राजकीय सेवा में थे तो मुझे कुछ 2-3 किस्से याद आते हैं। जब लर्नर लाइसेंस के शिविर बनाए जाते लगाने की परंपरा थी, व्यवस्था थी, तो हमने पूरे जिले भर में 33 शिविर लगाए। लेकिन मज़ेदार ये नहीं है कि एक नंबर एक आंकड़ा है। हम जब जनता से पहुंचे, जिन जिन लोगों का काम किया, तो उनकी संख्या 35,000 थी। तो अपने आप में एक संतोष मिलता था कि चलो इतने लोगों काम को सहजता से किया। दूसरा, कोटड़ा, गोगुंदा और झाड़ोल में एक विशेष तरह की बात थी कि थोड़ा आउट ऑफ रीच हो जाता है एरिया। और कोटड़ा में जब देखा कि वहाँ करीब 300 टैक्सीज चलती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 के पास कॉमर्शियल लाइसेंस था, ऐसा एक सर्वे में हम लोगों ने वहाँ से पाया। देन उसके बाद उन सभी को जोड़ा और एक अच्छी गाड़ी अभियान जब चलाया, तो हमारा आइडिया ये था कि यदि हम लोग 500-300 लोगों का भी यदि काम कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब इस बात को आगे बढ़ाया, तो ये बात जब खत्म हुई तो पता चला कि 13,000 के करीब ड्राइवर लाइसेंस हम लोग उसको बना चुके थे। गुरुवार और शनिवार का दिन हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि नॉर्मली गुरुवार और शनिवार को सबसे कम काम ऑफिस में रहता है। हमने स्पेशल काउंटर लगाया, और वहाँ से आने वाला जो हमारा चालक बंधु था, वो एक तो अभाव में भी रहता है, दूसरा एक इतने दूर से आ रहा है, दोनों की वजह से एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। यदि किसी काम को छोड़कर आ रहा है यहाँ, तो वो भी एक बात होती थी। तो हमने कुछ बसें लगा के उनको उसमें बसों में भर के हम यहाँ पे लाए। तो मुझे लगा कि इस तरह के जब प्रयोग किए, और बाद में जो प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कुछ प्रयोग किए, मुझे लगा इसमें काफ़ी गुंजाइश है। और गुंजाइश के साथ में एक सामान्य सी जो समस्या है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों की समस्या को समाधान कर रहे हैं, तो थोड़ा मन को संतोष मिलता है। इस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें एक आगे बढ़ी है। मुझे लगता है यही प्रवाह आगे चल रहा है। वास्तव में उदयपुर का लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें आपको वास्तव में आप सरकारी अधिकारी रहे हैं, जुंझारू, आम जन के लिए लड़ने वाले, उनका हित करने वाले। तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, आम जन से भी, वो आपको लोकसभा में जिताएं और उदयपुर का सांसद बनाएं। इसमें देखिए कि लोकतंत्र की जननी है भारत। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बताया है, और ये सहज है। हम लोग चाहे कहीं भी रहें, चाहे देहात हो, चाहे कोई ग्राम हो, चाहे वनांचल हो, चाहे नगर हो, सब जगह संवाद करते हैं। संवाद करने के बाद एक सहभागिता जैसा लगता है। सबकी बात शामिल होने के बाद किसी लॉजिकल निर्णय पे पहुंचते हैं। और ये निर्णय सिर्फ ऐसा नहीं है कि शांति काल में होता है, तो युद्ध का काल भी रहा था। जब आक्रांता मेवाड़ पर आक्रमण करते, तब भी मिल बांट कर काम करने की जो एक आदत और एक पद्धति रही है, और जो बाद में जाके मेवाड़ का एक स्वभाव भी बना है, ना केवल समाज में, बल्कि यहाँ का जो हमारा पशु है वो भी बहुत आदरणीय रहा है। चेटक का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद जो हाथी, उसका नाम ले सकते हैं। तो यहाँ का स्वभाव, यहाँ की माटी में ही जो शक्ति, भक्ति और वैराग्य का भाव है, वो सदा से ये जोड़ने वाला भाव रहा है। मुझे लगता है इस क्रम में जब बात करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी संभावना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, थोड़ा जिद करेंगे, मिल के काम करेंगे और जोड़ने वाली बात करेंगे, तो बहुत तेजी से रास्ता बनता हुआ नजर आता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, उदयपुर की जनता के आल राजस्थान जानना चाहता, मानगढ़ धाम बहुत ही बड़ा, वहाँ का शहीद भी हुए हैं, बहुत से आदिवासी वहाँ मरे हैं, किए हैं। तो आदिवासी उनको अभी तक कोई शहीद का दर्जा नहीं मिला। बहुत बड़ा धाम को कुछ और भी कुछ मिलना चाहिए सरकार से, उसके बारे में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मुझे लगता है कि एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, और सभी श्रोताओं को देना चाहूँगा, सभी यहाँ के निवासियों को देना चाहूँगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जब कार्यक्रम चल रहा था,
तो पूरे साल भर में विविध जगह पे नायकों की बात हुई है, और नायक राष्ट्र के नायक हैं। वो जनजाति समाज के नायक हैं, जनजाति शहीदों का स्थान है, ऐसा नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया था हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए, स्वदेश के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए किया था। ऐसे काफ़ी अनाम गुमनाम जो नायक हैं, उनकी कहानियां सामने निकल कर आई हैं। आपको ध्यान होगा कि जनजाति गौरव नाम की एक पुस्तक भारत सरकार ने प्रकाशित की है, जिसमें 75 से ज़्यादा उसमें नायकों की गाथाएं पहली बार निकल कर आई हैं। वो सभी गुमनाम थे। उसमें मानगढ़ धाम की भी एक गाथा है। तो आपने जो प्रश्न किया कि मानगढ़ धाम को लेकर क्या है, तो ये सारी कहानियां चल पड़ी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने प्रयास किया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ, भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ, और एक आइडिया आज से 3 साल पहले से हम लोग सामाजिक स्तर पर इस बात को आगे बढ़ा रहे थे कि मानगढ़ धाम को एक ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। उसमें वेब सीरीज बनाने का भी बात आई है, उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी बात आई है। आपको ये भी याद होगा कि 1 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ थे, और उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को सरकारों को मिलकर बात आगे बढ़ाने के लिए और एक दिव्य भव्य जो वहाँ का स्मारक है उसको बनाने की बात को आगे बढ़ाया। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान की सरकार जब अभी 2023 की विधानसभा चुनाव से बनी है, तो घोषणा पत्र में मानगढ़ धाम को दिव्य जनजातीय तीर्थ बनाने का एक संकल्प उसमें सुस्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो कालखंड है, आने वाला समय है, इसमें ये सारे जितने भी स्थान हैं और ये सारे के सारे अस्मिता के स्थान हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के स्थान हैं, ये सभी उभर कर आगे आएंगे। परंपरागत जनजातीय देव जो स्थल हैं उनको एक मिशन मोड पर करने के लिए भी एक सूत्र संकल्प पत्र में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला कालखंड, आपका जो प्रश्न है इसका स्वतः ही समाज में एक सुस्थापित करता हुआ नजर आता है। बाकी सारी बातों के साथ में जनजाति जो देव स्थान है, शहादत के स्थान है, वो भी शामिल होंगे ऐसा लगता है। धन्यवाद। राम राम, प्रणाम।